बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम अतिथियों के द्वारा हमारे बीच में उपस्थिति दर्ज करा करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना बड़ा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑनर्स सिद्धार्थ इंटर कॉलेज और इसी के साथ साथ इसमें सर जो है हमारे अनुसूचित शिक्षक वेलफेयर के महासचिव जी हैं। इन जो हर साल एक कार्यक्रम कराते हैं जिसमें मेधावी छात्रों का सम्मान होता है, नवनियुक्त प्रधानाचार्य और शिक्षकों का सम्मान होता है। ये लड़की उस कार्यक्रम में भी सम्मानित हुई है। आगे के 2 शब्द मैं सर से कहूंगा इस बच्चे के लिए बोले और बाकी बच्चों के सबके लिए बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर इस बच्चे तालियां बजाए, तालियां बजाए बच्चे, तालियां बजाए बच्चे का साथ में तालियां बजा के स्वागत करें। इतना ही कहूँगा कि जो भी जितने भी सामने बैठे हैं और हम भी, शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे हम सब यहाँ पर पहुँचे हैं। आज इस मंच पर हो, कल आपको और ऊपर आसमानों की ऊंचाई तक ले जाएगी। तो शिक्षा ही है, बस आपको मेहनत करनी है और रास्ते तो बाबा साहब ने खोल ही दिए हैं। सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि वो पूरी मेहनत करें अपनी ओर से और सपना जितना ऊंचा देख सके। सर्वप्रथम नमन करते हुए और विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को हृदयंगम करते हुए बच्चों की आवाज़ जिनके लिए आज का दिन विशेष तौर पर रखा गया है उधर से ज़्यादा आ रही है। तो साथियों, आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी को जो प्रोग्राम था वो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन होने के कारण आज कर दिया गया है। तो मैं कुछ चीज़ें शुरू करता हूँ। आप सबने गीता का नाम सुना होगा, कुरान का नाम सुना होगा, बाइबल का नाम सुना होगा। इसी के साथ आपने गुरु ग्रंथ साहब का भी नाम सुना होगा। जैंड अवेस्टा एक और बुक है, उसका नाम भी सुना होगा। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो सबसे सम्मानित पुस्तक है त्रिपिटक, वो भी आप सबने सुना होगा। मुख्य रूप से 8 धर्म की पुस्तकों का मैंने नाम लिया। भारत की भूमि में 7 धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। ये सब पवित्र जो किताबें हैं ये उन धर्म के अनुयायियों को जीवन का रास्ता दिखाती है। साथियों, इन सबसे ऊपर एक किताब है और वो है हमारा भारत का संविधान, जो न सिर्फ उनको जीने का रास्ता दिखाता है बल्कि देश को किस प्रकार संचालित किया जाना है, किस प्रकार नियंत्रित किया जाना है, इस सब का रास्ता दिखाता है। बात संविधान दिवस की है, थोड़ा सा परिचय दूंगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें संविधान सभा में पदाधिकारियों का चयन हुआ। फिर 11 दिसंबर 1940 को फिर से एक संविधान सभा की मीटिंग बुलाई गई और जिसमें संविधान का प्रस्ताव पारित किया गया। जो हम संविधान जिस रूप में देखते हैं, एक कॉमन सी बात लेके कि 2 वर्ष संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ये 2 वर्ष 11 महीना और सिर्फ 18 दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी मेहनत है। 46 से चलते हुए जब संविधान सभा की राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया तो फिर प्रारूप समिति का गठन हुआ और प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनका इसको संविधान का प्रारूप करने की जिम्मेदारी दी गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और सिर्फ सोचने की बात है, आज जो संविधान हमारे सामने है, जिस रूप में है,
यदि मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, किसी और को जिम्मेदारी दी गई होती संविधान बनाने की, तो क्या वास्तव में इस रूप में हमारे सामने होता? ये इतना बड़ा चैलेंज था, इतना बड़ा चैलेंज था कि अभी मैंने शुरुआत में जब शुरू की थी तो मैंने 7-8 किताबों का नाम लिया था। इन धर्मों के लोग सब अपना अपना हित चाहते थे। उसके अलावा एक और सच्चाई है कि भारत जातियों का देश है, धर्म से भी बढ़ के जातियों का देश है, और हर जाति का अपना अपना पक्ष है। तो जब हर जाति का अपना अपना पक्ष है, ऐसे में एक सर्वग्राही और समावेशी संविधान बनना आप समझ सकते हैं कितना दुष्कर था। और चूंकि बाबा साहब की विद्वता से उस समय पूरा विश्व परिचित था, जो बाबा साहब को जानता था, तो जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने प्रतिनिधित्व वो किसी ऊपर के किसी वर्ण का नहीं, बल्कि सबसे नीचे के वर्ण से प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने वो देखा था कि जो आप केवल ये सोच लीजिए ऊपर सामाजिक व्यवस्था में थे, यदि उनको कहा जाता, मुझे एक उदाहरण ध्यान आ रहा है, ब्रिटेन में एक बार अकाल पड़ गया तो किस तरह की व्यवस्था होती है, किस तरह का संविधान आता है। लोग भूख से मरने लगे। जब लोग भूख से मरने लगे और वो राजा के दरबार पहुंचे, दरबार में, तो उसके महल पे उन्होंने जो हंगामा करा, हम भूखे हमें रोटी दो, हमें भूखे हमें रोटी दो। राजा की बेटी आई और ऊपर से देखते हुए बोली कि इन लोगों को क्या परेशानी है। तो उनके जो नौकर थे उन्होंने बताया कि ये लोग भूख से मर रहे हैं, ये रोटी मांग रहे हैं। तो इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है तो केक खा लेंगे, लेकिन इतनी आफत करने की क्या जरूरत है। आप आज से समझ गए होंगे कि जिसको ये नहीं पता कि रोटी कैसे कमाई जाती है, रोटी कैसे खाई जाती है, तो वो केक की बात कर सकता है। जिसने वो सब चीजें नहीं देखी, सामाजिक संघर्ष नहीं देखा और समाज में फैली हुई जो कुव्यवस्थाएं थी, मानवता विरोधी थी, वो नहीं देखी, तो वो इतना अच्छा संविधान लिख ही नहीं सकता था। एक ऐसा संविधान कि जिसने सभी के लिए द्वार खोल दिए, और वो संविधान कि आप यदि गौर करें तो एक ऐसा संविधान है हमारा कि ना जिसने मानव को एक समान कर दिया, बल्कि उन चीजों की भी रक्षा की कि जो निर्जीव थी। मानव को तो आप मान सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज हमारा संविधान इन वृक्षों की रक्षा करता है। हमारा संविधान उन निर्जीव, उन इमारतों की भी रक्षा करता है जिनके लिए आपके नजर में कोई वो नहीं होगी या नहीं रहती, और उन जीवों की भी रक्षा करता है जिनके लिए कोई नहीं सोचता। आप सबके सामने सलमान खान का उदाहरण आप सब जानते ही हैं कि एक हिरन को मारने पर उसको सजा हुई थी। सजा क्यों हुई? क्या सलमान खान कोई छोटी हस्ती है? लेकिन यदि उसे सजा हो सकती है और उसे सजा का प्रावधान करा है तो वो इसी संविधान ने करा है, और एक इतने अबोध हिरन की भी रक्षा की। इसके साथ साथ समावेशी संविधान, जब संविधान अस्तित्व में आया 26 नवंबर 1949 को, तो उसकी जो 10 आर्टिकल्स थे उन्हें तभी लागू कर दिया गया, और बाकी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करा गया। और उसका कारण ये था कि लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में वहां पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को चुना गया। लेकिन प्रारूप समिति ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को सौंप दिया था। जब संविधान सौंपा गया तो उसमें 22 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि देखिए, उन्हें पता था कि समय बदलेगा और समय के साथ साथ जरूरतें बदलेंगी, व्यवस्थाएं बदलेंगी, तो संविधान इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि उसमें फिर आगे कोई समावेश किया ही ना जा सके। आज जो संविधान का वर्तमान प्रारूप है उसमें 25 भाग है, 12 अनुसूची है और
470 अनुच्छेद हैं और इसकी समावेशी देखिए कि इसमें 127 संशोधन हो चुके हैं। यानी यदि नीयत साफ है तो यह संविधान, आज की तो बात ही छोड़ो, हजारों साल तक कभी भी आउट ऑफ डेटेड नहीं होगा। ये उस संविधान की खूबसूरती है और जिसको कहते हैं कि भाई, और बाबा साहब ने भी कहा था कि चलाने वालों की नीयत पर निर्भर करता है। एक बड़ा सवाल आता है, मैं भी उसमें सोचता हूं कई बार, भारत का संविधान विश्व के संविधानों में एक लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो ब्रिटेन वाले, उनका पूरे विश्व में राज था, लेकिन उनका संविधान अलिखित था। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़गी कि हमको लिखित संविधान ही चाहिए था। एक आप देखिए जिसने पूरे विश्व में राज कर रही है एक व्यवस्था, और उनका कोई लिखित संविधान नहीं है। तो उसका जो मैं कारण देखता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ जाति और धर्म की सर्वोच्चता, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च मानता है, और जब वो सर्वोच्च मानता है तो यदि लिखित संविधान नहीं होता तो इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है कि फिर किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता। और हम सर्विस में हैं और बहुत सारे हमारे साथी सर्विस में हैं, कुछ सर्विस में अभी वर्तमान में हैं और जो सेवानिवृत्त हो गए वो जानते हैं कि जहां लिखित रूल्स नहीं है उनको किस प्रकार से यूज करा जाता है। तो इस एक लिखित संविधान ने हम सबके अधिकार सुरक्षित कर दिए। उन बाबा साहब और बाबा साहब का संघर्ष, जिसमें से दो बाहर थे, आपने पढ़ाई होगा, जो समिति के थे, एक खत्म हो गई, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया, और कुल मिलाकर जो सारा दारोमदार था वो बाबा साहब पर आ गया। और इसी संविधान को लिखने में उन्होंने इतनी मेहनत की, 10 देशों का निचोड़, 10 देशों की व्यवस्था के संविधान का निचोड़ है इस संविधान भारत का। वो एक चलता है ना, कुछ लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, पर एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोता दही उड़ाए। एक ऐसा संविधान जिसने 10 देशों की व्यवस्था से जो सबसे अच्छी चीजें थी उनको ग्रहण कर लिया, और जो छात्र हैं वो जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसकी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, सब कुछ उसी में छुपा है। हम भारत के लोग, हर धर्म का व्यक्ति, आप देखिए वो अपनी आप दुकानों में किसी की कुछ भी है, मुस्लिम है तो अल्लाह से कर रहा है, हिंदू है तो श्री गणेश से कर रहा है, जो जिससे वो जीसस से कर रहा है, सब अपने अपने उससे कर रहे हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी किताब, और उसकी शुरुआत बाबा साहब ने कितना सोच के की होगी, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग, तो इससे ये सीधा आ जाता है कि वो सत्ता जो भारत के लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के लिए होगी, अल्टीमेट जो भी शक्ति है वो भारत के लोगों में होगी। ये एक जो सोच थी वो बहुत बड़ी सोच थी, और इसी सोच ने आज आपको सपने देखने के आसमान खुला छोड़ दिया है। आज द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी महिला, आज भारत की राष्ट्रपति हैं। उससे पहले हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी, वो भी अनुसूचित जाति से थे, वो भारत के राष्ट्रपति हैं। और उसके अलावा देखिए कि जो चाय बेचने वाले एक ऐसे व्यक्ति कि जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये सब संभव हो पाया है तो सिर्फ इसी संविधान की वजह से हो पाया है, क्योंकि संविधान ने आपको वो सब अधिकार दे दिए कि जिससे आप जितना ऊंचा चाहें उतना ऊंचा सोच सकते हैं और आप अपनी उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके बीच कोई रुकावट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा वो निश्चित तौर पे, अभी यहाँ बेटियां थी, कल्पना चावला भारत की ही बेटी थी, कल्पना चावला वो आसमान में अंतरिक्ष में उठती हैं, तो कोई नहीं रोक सकता। टीना डाबी एक उदाहरण हो सकते हैं, जब कितनी टीना डाबी और उससे आगे हमारे ही बच्चों में छुपे हुए हैं। तो इस सबको
निखारने के लिए। और जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो यही है कि जो आज हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में कि स्कूल्स आगे आएंगे, वो स्कूल्स एक इस प्रकार का माहौल निर्माण करेंगे कि जिससे बच्चों को पूरी तरह से फलने फूलने का मौका मिलेगा। एक ऐसे मोटिवेशनल गाइडेंस पैदा करेंगे, मार्गदर्शन पैदा करेंगे जिससे बच्चे आगे बढ़ें। और जितने भी मेरे साथी माताएं बहनें बैठी हैं, ये सिर्फ 100 बार कह लो, 200 बार कह लो, उससे ज्यादा एक बार की बात यह है कि लागू करने की, कि जो बच्चे हैं आप उन पर नजर रखिए। और नजर इसलिए रखिए कि आप अपने बच्चों को टोकते रहिए। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि आज यदि आप बच्चों को आदर्श स्थापित करेंगे, बच्चों के जो भी आदर्श हैं उनको आप उनके बेडरूम में रखिए। उसके साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करते रहिए कि बेटा तुझे ये बनना है, बेटी तुझे ये बनना है। वो बने बाद की बात है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रूप से आप एक विचार, एक पद बच्चे के दिमाग में स्थापित कर दीजिए और आप देखेंगे इसके बड़े पॉजिटिव परिणाम आएंगे। और जो ये सकारात्मक परिणाम आएंगे, न ही सिर्फ बच्चे की जिंदगी को बदलेंगे बल्कि उसके साथ साथ समाज की और घर की सबकी स्थिति को परिवर्तित कर देंगे। जरूरी यही है, आज कहीं कुछ भी हो रहा हो, आपको पूरी तरह से अपने बच्चों को सकारात्मक सहयोग प्रदान करना है, मोटिवेशन देना है। और उसके साथ साथ आप अपने घर में ऐसे महापुरुषों की जरूर बात करिए कि जिन्होंने देश को दिशा और दशा दिखाई है, जिन्होंने दशा बदली है और देश को दिशा दी है। और ऐसे महापुरुषों में मेरी नज़र में बाबा साहब से बढ़ के कोई नहीं है। तो ऐसी शख्सियत को मैं बार बार नमन करता हूँ और हम एहसानमंद हैं बाबा साहब के कि जिन्होंने इतना सुंदर संविधान लिखा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र प्रिंसिपल साहब। पट के लिए बेटा दो आप भी आ जाइए प्रिंसिपल साहब। आइए अध्यक्ष जी। सर सामने देखिए ना।